अस्सलामु अलैकुम तलबा व तालिबात। आज हमारे सबक का मौजू है उर्दू कहाँ पैदा हुई। हम इस सिलसिले में आज आगे बढ़ेंगे, सबक पढ़ेंगे और उसकी तशरीह करेंगे। उम्मीद है कि आप मेरी तरफ पूरी तवज्जो देंगे और इस सिलसिले में जो भी मुश्किल आपको पेश आएगी वो मुझे फ़ोन पर बताएंगे। फ़ारसी और मुकामी खसूसियात की इस आँख मचोली के सबब माहिरीन ने इसकी जाई पैदाइश से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ और मुतज़ाद नज़रिए पेश किए। उर्दू में फ़ारसी और मुकामी खसूसियात मिलजुल होने की वजह से जो माहिर लिसानियात है, ज़बान के माहिर लोग हैं, उन्होंने ये बताया है कि ये मुख्तलिफ उनके आरा में तज़ाद है कि ये उर्दू ज़बान जो है ये कहाँ पैदा हुई। कोई ये कहता है कि उर्दू दक्कन में पैदा हुई, किसी का दावा है कि उर्दू सिंध में पैदा हुई, किसी का नज़रिया है कि उर्दू की जाए पैदाइश दिल्ली है। इनमें से इनके मुतज़ाद दावे हैं। कोई कहता है कि उर्दू दक्कन की पैदावार है, वहाँ पैदा हुई, कोई सिंध पाकिस्तान का नज़रिया पेश करता है और किसी का नज़रिया है कि दिल्ली की जाए पैदाइश उर्दू की जाए पैदाइश दिल्ली है। उर्दू की जाए पैदाइश दिल्ली। तो कोई ये कहता है कि उर्दू सरजमीन पंजाब से ताल्लुक़ रखता है। दरअसल उर्दू ज़बान एक मरकब तहजीब की पैदावार है, क्योंकि उर्दू ज़बान मुख्तलिफ तहजीबों से मिलजुल कर बनी है, मरकब पैदावार, इसलिए इसके जो जाए पैदाइश होने के मुतज़ाद नज़रियात आते हैं। तहजीब की किस राव ने इसको किस इलाके में, किस मखसूस इलाके में जन्म दिया, इसका अंदाज़ा करना बहुत मुश्किल है, इसलिए कि उर्दू महज एक ज़बान का नहीं बल्कि एक तहदार मुश्तरका तहजीबी रंगारंगी का नाम है। इस तहजीबी रंगारंगी की सही रूह को समझने की ज़रूरत है। इसमें जो तहजीबी गहराई है, उर्दू में जो तहजीब का असर है, ये सिर्फ ज़बान नहीं, एक तहजीब है। इसी सिलसिले में इसमें जो मुकामी असरात पैदा हुए हैं, तो माहिरीन के दरमियान इसमें इख्तिलाफ है कि ये उर्दू पैदा कहाँ हुई। ये सिंध पाकिस्तान में पैदा हुई, दक्कन में पैदा हुई, पंजाब में पैदा हुई या दिल्ली में। उर्दू की जाए पैदाइश के सिलसिले में मंदरजा बाला नज़रियों में आजकल जो नज़रिया ज़्यादा आम और काबिल कबूल है वो है कि उर्दू दिल्ली और इसकी गिरदनवां में पैदा हुई है। आज के दौर में जो लोग ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं कि उर्दू की जाए पैदाइश है वो दिल्ली है। ये नज़रिया प्रोफेसर मसूद हुसैन खान ने अपनी किताब मुक़दमा तारीख़ ज़बान उर्दू में पेश किया है, और इस नज़रिए के जो मुहक्किक हैं, तहक़ीक़ करने वाले हैं, जो वो हैं प्रोफेसर मसूद हुसैन खान साहब, वो अपनी किताब मुक़दमा तारीख़ ज़बान में इसकी तशरीह पेश करते हैं। उन्होंने तारीख़ी लिसानियात के उसूलों के पेश नज़र अपने नज़रिए की तश्कील की है। इनके ख्याल में मुसलमान जब पंजाब से दिल्ली में दाखिल हुए तो इस वक्त दिल्ली और इसकी गिरदनवां में 3 बोलियाँ बोली जाती हैं। ज़बानों के ओरिजिन के सिलसिले में उनका जो नज़रिया है वो कहते हैं कि जब मुसलमान पंजाब से दिल्ली में दाखिल हुए तो वहाँ इसके आसपास में 3 ज़बानें, 3 बोलियाँ बोली जाती थी। मगरिब में हरियाणवी राइज थी, दिल्ली के मगरिब में हरियाणवी, शुमाल में खड़ी बोली और जुनूब में ब्रिज भाषा। ये 3 बोलियाँ थी, 3 ज़बानें मानिए, छोटी छोटी ज़बानें, ये दिल्ली के आसपास में बोली जाती थी। उर्दू की तश्कील और इसके इर्तिका में इन 3 बोलियों ने हिस्सा लिया। अब उर्दू ज़बान एक मिली जुली ज़बान है। उर्दू ज़बान के तश्कील में इन 3 ज़बानों का बहुत ही अहम रोल है। ये ज़बान है हरियाणवी, खड़ी बोली और ब्रिज भाषा। इनके ख्याल में उर्दू के आगाज़ व इर्तिका में खड़ी बोली के साथ साथ हरियाणवी के नुमायाँ असरात देखे जा सकते हैं। प्रोफेसर मसूद हुसैन साहब के नज़रिए के मुताबिक उर्दू के आगाज़ और इर्तिका में सबसे अहम रोल जो निभाया है वो ब्रिज भाषा के मुकाबले में हरियाणवी और खड़ी बोली का ज़्यादा हिस्सा है। यही वजह है कि कदीम और दक्कनी उर्दू पर खड़ी बोली के साथ साथ हरियाणवी के नुमायाँ असरात देखे जा सकते हैं। इसी बिना पर कदीम
اور دکنی اردو جو ہے اس پر کھڑی بولی کے ساتھ ساتھ ہریانوی کے اثرات بھی زیادہ ہیں۔ بعد میں اردو جو ترقی کرتی گئی ہریانوی کے اثرات زائل ہوتے گئے، جو اردو آگے بڑھتی گئی ہریانوی بولی کے اثرات اس پر بہت کم ہوئے، یہاں تک کہ شمالی ہندوستان میں 18ویں صدی کے وسط میں تحریک زبان اصلاح کے دوران شاہ حاتم اور ان کے معاصرین نے ان اثرات کو ختم کر دیا۔ وقت یہاں تک پہنچا کہ شاہ حاتم اور ان کے ہم نوا جو تھے انہوں نے شمالی ہندوستان میں 18ویں صدی میں اردو پر جو ہریانوی کے اثرات تھے وہ بالکل ختم کر دیے، کیونکہ زبان ایک مسلسل عمل کے ساتھ نکھرتی جاتی ہے، اس لیے اس میں مختلف قسم کے نئے الفاظ آتے جاتے ہیں، پرانے الفاظ آہستہ آہستہ ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں، اور یہ دن بدن زیادہ بہتر، اگر یہ زندہ بولی ہو تو زیادہ بہتر اور مستقبل میں روشن طریقہ کار کی طرف رواں دواں ہوتی۔ اسی طرح سے 18ویں صدی میں اردو کے ساتھ ایسا ہوا کہ یہ زبان اپنے اوپر جو اس کے ہریانوی اثرات تھے وہ کم ہو گئے یا ختم ہو گئی، خصوصاً ان میں شاہ حاتم جو ایک ماہر لسانیات تھے اور ان کے جو معاشرین تھے جو اس وقت اس زبان سے منسلک تھے، انہوں نے ہریانوی پر اس کے اثرات بالکل ختم کر دیے۔ امید ہے کہ آپ نے یہ سبق ٹھیک طرح سے سمجھ لیا ہوگا، اور اس سلسلے میں آپ کو کوئی بھی دقت میسر آئے گی تو آپ مجھ سے رابطہ کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم دوسرا لیسن لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔